2 ऑफ सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस के लेक्चर 2 में हम आज बात करने वाले हैं विद हेनरीज लॉ, और हेनरीज लॉ तक पहुंचने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द सॉल्युबिलिटी। सो व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज जस्ट कि सपोज करिए सपोज 1 लीटर ऑफ कोई आपका सॉल्वेंट है, देयर इज अ सॉल्वेंट 1 लीटर, और उसमें हम वी आर गोइंग टू ऐड सम पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। तो कितने सोल्यूट के पार्टिकल इस 1 लीटर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुए हैं टू मेक दिस सॉल्यूशन इज द सॉल्युबिलिटी। ओके फाइन। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 लीटर आपका सॉल्वेंट है, तो उसमें आपने सोल्यूट पार्टिकल्स डाल दिए, तो जितना सोल्यूट उसमें जितने सोल्यूट के पार्टिकल्स उस 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है, एट सैचुरेटेड टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज देयर सॉल्युबिलिटी। और इसी को आप क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो एक बार और डेफिनेशन सुन लीजिए। द अमाउंट ऑफ solute particles that can be dissolved in 1 liter of solution easily to make saturated solution is known as its solubility। अब आप देखते हैं कि there are some factors on which solubility depends, जिन पे solubility depend करती है। And what are these? First one, if you talk about this one, is nature of solute as well as you can say of solvent। क्यों? क्योंकि एज यू नो वेरी वेल फ्रॉम ऑल द साइंस कॉन्सेप्ट दैट जो आपका लाइक डिसॉल्व्स लाइक या लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, ये सब आपने देखा है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक नहीं होता है, वो आपका जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, लाइक रिपेल्स लाइक। तो यहाँ भी है, यहाँ लेकिन क्या है कि आपका केमिस्ट्री में लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो जो आपके पोलर सोल्यूट है, polar solute will dissolve in only polar solvent and non-polar in non-polar solvent। non-polar किसमें होंगे? non-polar में। ठीक है, non-polar कैसे होते हैं? जैसे सपोज आपके पास NaCl है, HCl है, और उसको हम गोइंग टू ऐड इनटू वाटर एंड यू नो वेरी वेल H2O इज आल्सो अ पोलर। ठीक है, आल्सो अ पोलर। तो ये पोलर है दोनों और ये भी पोलर है, तो दे कैन डिसॉल्व इजीली। ठीक है, नॉन पोलर की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है वो CCl4 में बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये चीज है कि पोलर है सोल्वेंट। तो दिस वाज द अबाउट द नेचर ऑफ सोल्यूट, कि आपका सोल्यूट का जो पार्टिकल है उसका नेचर अगर पोलर है तो वो पोलर में डिसॉल्व होगा, और वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। सेकंड प्रॉपर्टी व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर, सेकंड की अगर हम बात करें, देन सेकंड इज अबाउट द टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे, जब भी आप किसी सोल्यूट को सोल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर प्लेज अ वेरी बिग रोल इन दैट। तो टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ देखिए, जैसे ही आप एक सोल्यूट को, सपोज सोल्यूट आपके पास है और आपने उस सोल्वेंट में उसको ऐड किया, अब यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन बनने के साथ साथ वहाँ पे कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में बाहर निकलेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है इसको क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। दैट मींस एनर्जी गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम। आपने क्या किया? आपने ये पार्टिकल्स एक कंटेनर लिया, उसमें आपने क्या किया? ये आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, दीज आर द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, अब उनको जैसे ही डिसॉल्व होंगे वो, तो वहां से जैसे वो डिसॉल्व होंगे तो वहां से क्या होगा? वहां से नॉर्मली क्या होता है? वहां से आपकी एनर्जी बाहर आती है, बिकॉज व्हेन यू नो वेरी वेल कि जब भी बॉन्ड क्रिएट होते हैं तो एनर्जी क्या आती है? बाहर जाती है। एंडोथर्मिक जब कब होता है? एंडोथर्मिक तब होगा जब आपका ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ यू नो एज डाइसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट टू एनी सॉल्वेंट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, दैट मींस एनर्जी इज गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द सिस्टम। एंड और अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि एज आई गो टू इंक्रीज द टेम्परेचर, और मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दूँ, आप एक तो एनर्जी वहां से बाहर जा रही है, आप उसको दोबारा से क्या कर रहे हैं? उसको और एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, नीचे से उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे जो उसकी सोल्युबिलिटी थी, जो आपका वो डिसॉल्व होने वाला था सॉल्वेंट में, जो हो रहा था, वो क्या हो जाएगा? वो वीक हो जाएगी, और आपका जो सोल्युबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेज solubility decreases, but it happens only in the case of exothermic process. Well, we talk about in the case of endothermic, it is not possible, mainly in the dissolution. So if अगर आपके पास endothermic कोई process है तो वहाँ पे आपका इसका रिवर्स हो जाएगा, that means temperature increases and then solubility also increases।
Solubility also increases because in the endothermic reaction there is a need of energy and which you are given by the help of temperature. So ऐसे आपका टेम्परेचर बढ़ा होगा किसी एंडोथर्मिक में तो उसमें क्या होगा, सोल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज होगी, ठीक है। दिस वाज अबाउट द टेम्परेचर कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द नेक्स्ट इज अबाउट द प्रेशर। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेन टॉपिक है आज का। तो प्रेशर की बात कर लेते हैं। देखो प्रेशर में क्या होता है, मेथड इज प्रेशर। तो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है और जब हम प्रेशर की बात करते हैं तो उसके ऊपर एक आपके साइंटिस्ट थे हेनरी, तो उन्होंने एक लॉ दिया था हेनरीज लॉ, जिसको आप बोलेंगे हेनरीज लॉ। तो उनका जो लॉ था वो क्या था कि उन्होंने कहा कि आप जितना ज़्यादा, एक मिनट आप इसको डेफिनेशन को सुन लीजिए उसके बाद समझ आ जाएगा विद एन एग्जांपल। तो उन्होंने कहा कि जितना ज़्यादा प्रेशर, या आप उसको कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर किसी सोल्यूट का, सोल्यूट हमारी मेनली क्या है, यहाँ गैस है, हम गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो गैसियस जो आपका सोल्यूट है उसका प्रेशर जितना ज़्यादा होगा आपको डिसोल्व करने के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड। अब सपोज करिए, देखिए यहाँ मैं आपको कंटेनर बना रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ डेट मीन्स यहाँ तक तो आपका लिक्विड है, ओके, यहाँ तक आपका लिक्विड है और उसके ऊपर आपके गैस के पार्टिकल्स हैं एंड दिस कंटेनर इज क्लोज्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। यहाँ एक हमने पिस्टन लगा दिया, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पिस्टन क्या होता है, टू प्रेस और कंप्रेस। अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कंप्रेस फ्रॉम आउटर। तो इस पिस्टन को जैसे आप नीचे ले जाएंगे तो ये जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो क्या करेंगे, वो उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। डेट मीन्स कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ध्यान दो, जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, हाँ है ना, समझ आया ना। तो वही वो कह रहा है कि जितना ज्यादा आपने प्रेशर दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज द नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शंस क्या होता है कि टोटल सॉल्यूशन एंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच दैट कंपोनेंट। तो वी आर गोइंग टू से हेनरीज लॉ लाइक दिस एग्जांपल is the pressure, the partial vapor pressure of the solute particle, gaseous particles which are going to dissolve in the solvent, particular solvent is directly proportional to their mole fraction। जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर लग पाओगे। अब यहाँ ये आपने कह रहा है और उसके साथ साथ अब क्या होता है, ये नो वेरी वेल, जब भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं that means you need to add over here a constant which is KH and KH is Henry's constant। KH is Henry's constant। अब Henry's constant जो है उसकी वैल्यूज डिपेंड करती हैं फॉर सर्टेन गैसेस एट डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर डिफरेंट वेरी करती हैं। दैट मीन्स अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो इट विल गोइंग टू बैक अगेन KH इक्वल्स टू X। तो मोल फ्रैक्शन आप उसका जो है मोल फ्रैक्शन के इनवर्स हो गया। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ाओगे तो ये KH की वैल्यू भी डिफरेंट होती रहेगी। चलिए वो बात की बात है। तो यहाँ हम हेनरीज लॉ की बात कर रहे थे। हेनरी लॉ कह रहा है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट very important, we are going to discuss now about the applications of Henry's law in daily life। अगर हम देखें in daily life Henry's law की क्या आपकी जो है applications हैं जो हम observe करते हैं, and these are applications are first one कि जैसे ही आप CO2 आपने देखा है, CO2 कहाँ होती है, इन कोल्ड ड्रिंक, जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक होती है उनमें जो आप CO2 को ऐड करते हैं they are dissolved or compressed with a very high pressure, ठीक है। ऐसे क्यों होता है, they are sealed under soft drink bottles are sealed under high pressure, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर से आप प्रेशर लगाएंगे, जितना ज़्यादा आप प्रेशर लगाएंगे, सपोज करिए मैं बोतल बना देता हूँ, ओके, ये मैंने बोतल बना दी, it's not too good device बनाया, ये मैंने बोतल बना दी, ठीक है। अब इस बोतल को अब आपने यहाँ प्रेशर लगा रखा है, तो आपने ये जो यहाँ CO2 पार्टिकल्स हैं, these are the CO2 particles and you are going to dissolve it is soluble in liquid, whatever with the liquid। तो आपका जो सुगर सॉल्यूशन है सपोज करिए, तो जितना ऊपर से आप प्रेशर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा वो क्या होगी, डिसॉल्व होगी। तो पहली आपकी जो एप्लीकेशन है वो तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आपने देख ली। सेकेंड वन इज, अब यहाँ एक बात बताइए मुझे, एज यू हैव स्टडीड इन योर फिजिक्स, अब फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई माउंटेनर है, माउंटेनर आपका कोई माउंटेनर है और माउंटेनर जो है वो आपका, जैसे मैं माउंटेनर बनाया था और ये आपका पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है आपका,
अब यहाँ माउंटेनर कोई है, तो माउंटेनर जब ऊपर पहाड़ पे जाते हैं एट हाई एल्टीट्यूड, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो मुझे बताइए, अब हमने अभी पीछे पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन और यू कैन से सॉल्युबिलिटी, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उसके अंदर है उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि आप जितने ज़्यादा एल्टीट्यूड पे चले जाएंगे तो आपकी जो ऑक्सीजन है उसकी सोल्युबिलिटी, वो डिजोल्व होना हमारे ब्लड टिश्यूज में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, ऑब्वियसली कम हो जाएगी। तो उससे क्या होता है कि उससे हमारे पास एक बीमारी होती है वो उनमें पाई जाती है माउंटेनर्स में। मेरे एक फ्रेंड है माउंटेनर विजय राठी, तो उसको हुई होगी कई बार, तो उसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं। और उस एनोक्सिया में क्या होता है, एनोक्सिया में क्या होता है, देयर थिंकिंग पावर, उनकी जो थिंकिंग पावर है वो भी लो हो जाती है, ठीक है, तो उनकी थिंकिंग पावर है वो लो हो जाती है, और उस आपकी जो बीमारी है उसको क्या कहते हैं, एनोक्सिया। और ये होता क्यों है, ये इसलिए होता है क्योंकि माउंटेन पे या एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो, और दैट्स व्हाई द सोल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी बिकम्स लो। तो उससे क्या हो जाते हैं, उनको एनोक्सिया हो जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको टायर्डनेस आती है और थिंकिंग पावर उनकी लो हो जाती है, तो ये सब उसमें प्रॉब्लम्स आती है। थर्ड अगर हम बात करते हैं, थर्ड हमारी जो प्रॉपर्टी है एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, सॉरी, थर्ड एप्लीकेशन ही कि जो आपके सी डाइवर्स होते हैं। सपोज करिए ये मैं आपको सी बना देता हूँ और इसमें आपका जो सी डाइवर है वो ऐसे ये बना देते हैं। तो सी डाइवर क्या है, सी डाइवर नीचे जा रहा है, तो जब सी डाइवर नीचे जाता है तो एज यू नो वेरी वेल कि इन द डेप्थ ऑफ द वाटर, इन द डेप्थ ऑफ द ओशियन और सी, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, बहुत ज़्यादा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे ज़्यादा होगा तो उसके पास क्या होता है, अब उसके पास वहाँ टू ब्रेथ क्या होती है आपके, उसके पास एक सिलेंडर होती है, गैस सिलेंडर, उस गैस सिलेंडर में क्या क्या होता है, O2 होती है, N2 होती है एंड 1% अदर गैसेस होती है, ठीक है। अब यहाँ O2 और N2 उसमें प्रेजेंट है, ठीक है, O2 और N2 प्रेजेंट है, तो जैसे जैसे वो नीचे डेप्थ में चला जाएगा वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होने से जो आपकी गैसेस हैं जो डिजोल्व नहीं भी होना चाहती हैं हमारे अंदर, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर नाइट्रोजन हमारे अंदर इतनी नहीं जाती है, तो वहाँ पे वो भी क्या हो जाएगी, इजीली डिजोल्व हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं, वहाँ डिजोल्व होगी, लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर वापस आएगा एट द सरफेस ऑफ द वाटर, तो जैसे जैसे ये ऊपर आएगा वापस, तो जब ये ऊपर वापस आ रहा होगा तब क्या होगा, तब यू नो वेरी वेल कि जैसे जैसे ऊपर आएगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, फिर से कम होता जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस भी तो कम हो जाएंगी, है ना। जो आपके गैसेस जो आपके अंदर डिजोल्व हो गई थी वो क्या करेंगे, वो निकलना चाहेंगी, वो उनकी सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। अब वो जो निकलती हैं तो जो ब्लड टिश्यूज हैं आपकी, जो कैपिलरीज हैं, उनके थ्रू वो जो निकलती हैं इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, तो क्या होता है, तो वहाँ पे वो क्या कर देती हैं, उन कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती है, स्पेशली जो नाइट्रोजन आपकी गैसेस है। अब वहाँ पे क्या होता है, उनको ब्लॉक होने की वजह से वहाँ एक और बीमारी क्रिएट होती है आपकी, जिसको आप क्या कहते हैं, बैंड्स वहाँ क्रिएट हो जाते हैं, जो कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती है, ब्लड कैपिलरीज। अब उससे क्या होता है, उससे वहाँ बहुत ही ज़्यादा जॉइंट पेन क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा आपको पेन क्रिएट होता है। एंड कभी समटाइम्स इट हैपन्स, क्या होता है कि जो आपकी ब्लड कैपिलरीज हैं दे बर्स्ट, वो फूट जाती हैं, और जब वो फूट जाएंगी तो आपको इन्हें पता ही है, दे में गोज टू डेथ, आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड में कि आप जो हैं अब क्या करने लगे हैं कि अब आप नाइट्रोजन की जगह ज़्यादा उसको हीलियम से डाइल्यूट करते हैं, नाइट्रोजन को भी लेके जाते हैं लेकिन हीलियम से ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं, बिकॉज जो इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट द नाइट्रोजन इज मोर टॉक्सिक एंड नाइट्रोजन टॉक्सिक है, और जो आपकी हीलियम है यू नो वेरी वेल की कैसी है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस है तो इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो भी आपको नहीं है ज़्यादा बॉडी पे, तो इस वजह से आप क्या करते हैं, हीलियम को वहाँ पे डाइल्यूट करके जाते हैं सिलेंडर को विद हीलियम, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि टोटल जो सिलेंडर है उसमें खाली ऑक्सीजन ही हम ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, लेकिन जितनी आपको उसकी नीड है उतना ही आप ऑक्सीजन उसको अपनी बॉडी में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन को ले लेंगे अपनी बॉडी में तो क्या होगा, दे बिकम टॉक्सिक, और हाई प्रेशर पे मेनली जो ऑक्सीजन होती है आपकी वो टॉक्सिक हो जाती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगी तो आपके अंदर जाके आपको और नुकसान ही करेगी। तो इस वजह से खाली हम ऑक्सीजन का सिलेंडर भी वहाँ पे नहीं ले सकते। तो दीज आर सम
एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी इन डेली लाइफ, और आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा।